हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ्स रूल। किरचॉफ्स रूल क्या है, कहाँ ये बेटर रहते हैं, ओम्स लॉ में क्या प्रॉब्लम्स है जिसके लिए हमें किरचॉफ्स रूल यूज करने पड़ते हैं। बेसिकली इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आज आपको मिल जाएगा। ओम्स लॉ सिंपल नेटवर्क सर्किट के लिए सुटेबल होता है और आप सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट को ओम्स लॉ से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जबकि किरचॉफ्स लॉ कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए ज़्यादा बेटर रहता है। कई बार सर्किट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने की वजह से कैलकुलेशन हो सकता है इन केस लेंथी हो, बट क्वेश्चन का आंसर फाइनली आ ही जाता है। ओके, तो क्या है ये सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट और कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट। देखिए, सपोज कीजिए ये आपके पास एक सोर्स है ऑफ बैटरी है। अगर ये सिंगल सोर्स ऑफ बैटरी किसी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के साथ एक या दो तीन जो भी हो सकते हैं वटेवर इनके साथ कनेक्टेड है सिंगल सोर्स ऑफ बैटरी, तो ये सर्किट हमारा सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट कहलाता है। यहाँ इस सिचुएशन में ओम्स लॉ हम इजीली यूज कर सकते हैं, ओम्स लॉ लगा सकते हैं। अगर हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसी है, सोर्स ऑफ सप्लाई ये है, रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, एक सोर्स ऑफ सप्लाई इलेक्ट्रिकल सोर्स ऑफ सप्लाई बैटरी हमने यहाँ लगा रखी है और सर्किट कुछ इस टाइप से है, हो सकता है रेजिस्टेंस यहाँ भी हो। तो यहाँ पर दो सोर्स ऑफ सप्लाई हैं, दो बैटरी लगी हुई हैं, तो ये सर्किट हमारा कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है। इस सिचुएशन को हैंडल किया जाता है किरचॉफ्स लॉ से। ओके, तो क्या है बेसिकली ये किरचॉफ्स रूल। किरचॉफ्स रूल, किरचॉफ्स रूल, किरचॉफ्स रूल जैसे कि आप लोग शॉर्टकट में यूजुअली कहते हैं KCL एंड KBL, है ना, KCL और KBL। तो किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो करंट लॉ क्या है, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। कई बार बच्चे कहते हैं कि करंट तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, तो जब करंट के पास डायरेक्शन है कि अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हम स्केलर क्यों कहते हैं। बेसिकली करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती है, इसको टेंसर क्वांटिटी की कैटेगरी में रखा जाता है। इसलिए इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि 2 एम्पियर करंट अगर ये फर्स्ट वायर से आ रहा है और 3 एम्पियर करंट इस वायर से आ रहा है, तो ये थर्ड वायर में जो करंट जाएगा वो 5 एम्पियर जाएगा। यही किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल यानी कि KCL डिफाइन करता है। KCL कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू दी आउटगोइंग करंट। यहाँ से इनकमिंग करंट है 2 एम्पियर और यहाँ से 3 एम्पियर, तो ये 3 एम्पियर और 2 एम्पियर करंट किसी भी जंक्शन पर आकर मिल रही हैं, तो उस जंक्शन से आउटगोइंग करंट हमको मिल रही है 5 एम्पियर। ये आपका रिजल्टेंट करंट हुआ। अगर मैं इस 5 एम्पियर को यहाँ लगा दूँ वायर, तो भी मुझे करंट मिलेगा 5 एम्पियर, रिजल्टेंट करंट 5 एम्पियर। वायर को इस पॉइंट से रिप्लेस कर अगर मैं ऐसे देखूँ तो भी करंट मुझे मिलेगा 5 एम्पियर। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे जो रिजल्टेंट था उसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है। वेक्टर लॉ एडिशन में ये बताया गया है कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट भी एक फिक्स या स्पेसिफिक डायरेक्शन में एक्ट करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती है और ये एक टेंसर क्वांटिटी है। आपकी कुछ बुक्स में स्केलर भी लिखा हुआ है, तो वो आगे आपको समझाते हैं। टेंसर क्वांटिटी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए वो स्केलर लिख देते हैं। ठीक है, तो किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, किरचॉफ फर्स्ट रूल में जैसे कि आपने देखा कि इनकमिंग करंट एट अ जंक्शन is equal to the outgoing current। अगर हम ये वर्ड और लगाएं कि सम ऑफ, तो और बेटर रहेगा। इस इनकमिंग करंट का सम, हो सकता है कि करंट इनकमिंग 2 या 3 4 5 6 हो, तो उन सारी इनकमिंग करंट का सम, ये I1 है, I2 है, तो I1 प्लस I2 इनकमिंग करंट
और यहाँ I3 है, ये I4 है, I4 है। तो सम ऑफ इनकमिंग करंट I1 प्लस I2 इज इक्वल टू दी सम ऑफ आउटगोइंग करंट I4 प्लस I3 प्लस I4, सम ऑफ आउटगोइंग करंट। ये हमारा, यानी कि आप लिख सकते हैं सिंपली समेशन ऑफ I इक्वल टू 0। क्लियर? इनकमिंग करंट इज इक्वल टू दी आउटगोइंग करंट एट एनी जंक्शन पॉइंट। जंक्शन वर्ड का जो मतलब है वो ये होता है कि किसी पॉइंट पर 2 से ज़्यादा 3 या 4 वायर कनेक्टेड होते हैं, उस पॉइंट को हम जंक्शन कहते हैं। जहाँ पर 2 वायर का नोड होता है, 2 वायर जुड़े होते हैं, जैसे एक वायर ये है एक ये है, उसे हम नोड पॉइंट कहते हैं। जंक्शन आपका ये बना, एक वायर ये है, एक ये है और एक वायर ये है, इसको आप जंक्शन कहोगे सर्किट में, ये आपका नोड पॉइंट हुआ। तो किरचॉफ्स फर्स्ट रूल पढ़ना बहुत इजी है, बस इसको अप्लाई करना सीखना है। तो मैं वीडियो में आपको, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, तो आप अप्लाई करना भी सीख जाएंगे। फिलहाल इस छोटी सी वीडियो में आप इसको रूल को समझें कि द सम ऑफ इनकमिंग करंट एट अ जंक्शन इज इक्वल टू दी सम ऑफ आउटगोइंग करंट। बेसिकली ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। इट बेस्ड ऑन दी, आप नोट करते रहिए, इट बेस्ड ऑन दी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बेशन ऑफ चार्ज, ये चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है। आप इसको ध्यान से देख भी सकते हैं, जैसे ही हमारे पास ये इक्वेशंस आई है, इस इक्वेशन में अगर मैं करंट की डेफिनेशन यूज करूं तो करंट क्या कहती है, dq अपॉन dt, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज स्टडी करंट में। इसको भी लिख सकते हैं dq2 अपॉन dt, यहाँ लिख देंगे dq3 अपॉन dt और यहाँ हो जाएगा dq4 अपॉन dt। अगर हम इसके प्रूफ को समझें तो कि कैसे अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की थ्योरी आती है इसमें, यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं d अपॉन dt q1 प्लस q2 इक्वल टू, इस साइड से भी d अपॉन dt q3 प्लस q4, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, तो q1 प्लस q2 इक्वल टू q3 प्लस q4। इसका मतलब द सम ऑफ इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू दी सम ऑफ आउटगोइंग चार्ज। जितना चार्ज किसी पर्टिकुलर जंक्शन पर आता है उतना ही चार्ज चला जाता है। कंजर्वेशन थ्योरी यही कहती है कि जो इनिशियल चार्ज है वही फाइनल चार्ज होना चाहिए, चार्ज रिमेन्स कंजर्व। ये हमारी चार्ज कंजर्वेशन की थ्योरी पर वर्क करता है। अब आते हैं KBL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन दी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। क्या है ये, जरा समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेल है जिसका EMF E1 है, इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R1 के साथ कनेक्टेड है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है R3 और कोई दूसरा सेल है जिसका EMF E2 है और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस R2 कनेक्टेड है। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है। अब ये कहता क्या है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ change in potential in a closed loop is 0। क्लोज लूप में यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है क्लोज्ड, ठीक है, और दूसरा वर्ड है चेंज इन पोटेंशियल। यह हमेशा 0 होता है। तो मान लीजिए कि ए पॉइंट है, इस पर पोटेंशियल है 5 वोल्ट। अब इस सेल पर पोटेंशियल ड्रॉप हुआ या रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, कुछ पोटेंशियल R3 पर ड्रॉप हुआ और ये सर्किट हमारा एक क्लोज लूप तैयार हो गया। ये लूप है और वापस हम इसी पॉइंट पर आ गए। तो जब हम इसी पॉइंट से चले और इसी पॉइंट पर जब वापस आए तो मतलब 5 वोल्ट से स्टार्ट हुए और 5 वोल्ट पर ही आगे रुक जाते हैं।
तो 5 से स्टार्ट होकर 5 पर आ जाते हैं तो चेंज कितना हुआ? चेंज तो बच्चे 0 ही हुआ। इसमें टफ क्या है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। तो किरचॉफ अपने सेकंड लॉ में यही बता रहे हैं। इसके लिए हम इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, किसी क्लोज लूप में इक्वेशंस कैसे बनाते हैं? तो देखिए कई सारे टीचर्स का, बुक्स का अपने अपना अलग कहना होगा। हम ये मान के चलते हैं कि अगर बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो उस कंडीशन में आप ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल माइनस का रखिए, और जब बैटरी चार्ज हो रही है तो करंट क्या आएगी? बैटरी के पॉजिटिव में एंटर करेगी, और डिस्चार्ज होगी तो पॉजिटिव से निकलेगी। ठीक है, तो इस सिचुएशन में अगर हम देखें कि बैटरी की डायरेक्शन बच्चों में लेता हूं माइनस से प्लस, तो बैटरी की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन अगर सेम है, इसको ऐसे याद रख लीजिए, बैटरी और लूप दोनों सेम है, बैटरी की डायरेक्शन माइनस से प्लस सेम है, तो हम यहां पर लेंगे नेगेटिव, तो माइनस का E1। आगे बढ़े, यहां पर आपको करंट मिली, तो ये जो करंट है, इस ब्रांच में मेरी करंट I1 है, यहां मेरी ब्रांच में करंट मान लो सेल E2 के लिए I2 है, और इस ब्रांच में करंट मेरी I3 है, ऐसा मैं कंसीडर करता हूं। तो ये जो करंट है I1, ये रेजिस्टेंस R पे पहुंची है, और करंट की डायरेक्शन और लूप की जो डायरेक्शन है ये दोनों सेम है। तो इस केस में आप लेंगे प्लस I1 R1। आगे बढ़ते हैं, ये जो I3 करंट है और ये जो लूप है वो आर इन सेम डायरेक्शन, तो इस केस में आप लेंगे I3 R3, और वापस घूमते हुए यहां से A पॉइंट पर इस बैटरी से स्टार्ट हुए यहीं आ जाते हैं इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आपकी एक बन गई। इसी टाइप से आप अगर इस लूप को अप्लाई देखते हैं, तो लूप की डायरेक्शन आप कोई भी रख सकते हैं, उससे एज इट इज कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर करंट नेगेटिव आती है, करंट की वैल्यू माइनस की मिलती है नेगेटिव, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने जो डायरेक्शन ऑफ करंट कंसीडर की है और जो एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट है वो अपोजिट है। ठीक है, अगर प्लस करंट आती है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो डायरेक्शन ऑफ करंट है जो आपने कंसीडर की है और जो बैटरी या सप्लाई से करंट निकल रही है वो दोनों सेम है। तो इसलिए लूप की डायरेक्शन आप कोई भी रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने लूप को इस सिचुएशन में एंटी क्लॉकवाइज लिया है, और अगर हम यहाँ देखें तो बैटरी या फिर सेल की डायरेक्शन माइनस से प्लस है, अपवर्ड है, और लूप भी मेरा अपवर्ड है। इस कंडीशन में सेम होने के लिए मैं ले रहा हूँ माइनस। रेजिस्टिव करंट I2 की डायरेक्शन और लूप की सेम है, तो मैं लूँगा प्लस और I2 R2, और यहाँ पर I3 की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों, लूप की डायरेक्शन सॉरी, करंट की और लूप की डायरेक्शन मेरी, ये लूप है, लूप की डायरेक्शन सेम है, तो ये आ जाएगा I3 R3, और वापस से यही आ जाते हैं तो इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन सेकंड बनेगी। तो इसमें जो मेन पॉइंट ये है कि अगर आपकी सेल डायरेक्शन ऑफ सेल एंड डायरेक्शन ऑफ लूप बेटा सेम है, तो हम लेंगे नेगेटिव। अगर यही अपोजिट हो जाएगी तो पॉजिटिव साइन हो जाएगा रिवर्स केस में। बट डायरेक्शन ऑफ रेजिस्टिव करंट एंड लूप आर सेम, then we take the पॉजिटिव साइन। अगर रेजिस्टिव करंट
की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन सेम है तो पॉजिटिव, अपोजिट होगी तो नेगेटिव आएगा इसके लिए। तो ये कंटेंट याद रखिए, साथ साथ ये भी याद रखिए कि बैटरी की या सेल की डायरेक्शन ऑफ सेल हम नेगेटिव टू पॉजिटिव लेते हैं। ओके, तो इतने से बात से नेगेटिव टू पॉजिटिव लेते हैं। तो इस रूल को कैसे अप्लाई करना है न्यूमेरिकल्स पर, इसके लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक यू एवरीवन।